गुड इवनिंग मित्रों। बीबी सर यूके चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो आप सभी को दोस्तों सबसे पहले पर्यटन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 1948 से पर्यटन दिवस की शुरुआत और हर बरस 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और वहीं आप लोग को याद रखना है कि हर साल 27 सितंबर को दोस्तों आप लोगों का विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संघ ये आपका मनाता है 1980 से, याद करिएगा। हाँ, आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड नंबर आपका 16। हम पुराने पेपरों को देख रहे हैं यूके पीएससी के द्वारा पूछे गए, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि आयोग ने घोषित भी कर दिया है कि आपका 12 तारीख को ही पेपर होगा, ठीक है, फरवरी पटवारी का। ठीक है, तो थोड़ा सा जोर लगाइए, पुराने पेपरों को अधिक से अधिक करिए दोस्तों सॉल्व। आज का सेशन का पहला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो मैंने कई बार इसका भी चर्चा कर रखा है आप लोगों के साथ। तो उत्तराखंड के किस जिले का वन सर्वाधिक है? तो आप लोग बिल्कुल आंसर सही कर लेंगे, पौड़ी गढ़वाल। और वहीं सबसे कम तो आपको याद रखना है उधम सिंह नगर। शाबाश। ओके दोस्तों, अगले प्रश्न पर हम लोग जाते हैं। मिलान करिए। सात ताल कहाँ है? तो आप लोगों को पता चल गया होगा, सात ताल आपका नैनीताल में है। ठीक है दोस्तों, सात ताल नैनीताल हो जाएगा। द्रोण सागर ताल आपका काशीपुर हो जाएगा और डोडी ताल उत्तरकाशी और बिरही ताल चमोली में। तो इस तरीके से आप मिलान करिएगा, नीचे के ऑप्शनों को देखिएगा और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का मेरे ख्याल से सी। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सॉरी यहाँ पर बी सही हो जाएगा। हाँ, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। तीसरा प्रश्न, रुद्रप्रयाग में किस सहायक नदी का संगम अलकनंदा से होता है? तो रुद्रप्रयाग जो 1997 में जिला बनता है और यहाँ पर अलकनंदा से मंदाकिनी नदी मिलती है। तो जैसा कि आपको याद रखना है राम, ठीक है, राम मतलब रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। और आपको एक चीज़ और याद रखना है यहाँ पर कि जो मंदाकिनी नदी निकलती है ये चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है या चौड़ाबाड़ी ताल से निकलती है, क्योंकि साल 2013 में इसी नदी ने उफान से या फिर इसी नदी ने जो आपदा लाई थी ये इसी मंदाकिनी नदी ने लाई थी केदारनाथ में। और अलकनंदा सतोपन ताल से निकलती है चमोली से। ओके, और यह प्रयाग है आपको रुद्रप्रयाग, खुद रुद्रप्रयाग में एक प्रयाग से जाना जाता है। ओके, आगे बढ़ेंगे और प्रयागों की श्रेणी में 5 सही, देखिए 5 प्रयाग है। ठीक है, एक प्रयाग रुद्रप्रयाग हमने पढ़ लिया है। अगले प्रश्न पर हम लोग जाते हैं, किस हिमालय क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो वर्षा काल में सबसे ज़्यादा वर्षा दोस्तों आपका बाह्य हिमालय में होती है। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग जाएंगे। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त? तो मोस्ट लगा दीजिएगा उत्तराखंड में चाय के खेती के लिए दोस्तों हल्की, चिकनी और कछारी मिट्टी की ज़रूरत होती है। और मतलब तो अगर सवाल यह पूछा जाएगा आप लोगों से कि चाय की खेती के लिए वर्षा कितनी चाहिए, तो आप लोग याद रखेंगे 150 सेंटीमीटर से 200 मतलब 250 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है। टेम्परेचर लगभग थोड़ा हाई चाहिए, मतलब मिडिल नहीं, उससे थोड़ा अभी चाहिए। इसके बाद बेसिकली लेटेराइट मिट्टी में भी ये उगाया जाता है, लेटेराइट मिट्टी में। ठीक है दोस्तों, और कहीं पर आप गंधक युक्त मिट्टी भी आप लोग देखते होंगे, तो लेटेराइट मिट्टी में चाय की खेती उगाई जाती है और या फिर गंध युक्त या फिर हरी मिट्टी आप कह सकते हैं। और देखिएगा भारत में सबसे पहले आपको याद दिला देता हूँ दोस्तों, 1834 में चाय की खेती की जाती है। कब की जाती है? 1834 में चाय की खेती असम में। कहाँ दोस्तों? असम में, आप लोग याद रखिएगा। हाँ, और आपको याद रखना है कि असम चाय की सर्वप्रथम खेती की जाती है भारत में। खास करके असम के 2 क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण याद रखना है। एक ब्रह्मपुत्र नदी घाटी चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है और एक आप लोगों का दोस्तों सुरमा घाटी। ठीक है, ये कई बार पूछा जा चुका है सवाल कि सुरमा घाटी कहाँ है, तो ये है असम में। हाँ, और ब्रह्मपुत्र नदी घाटी भी, ये भी कहाँ है? असम में। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि जब भारत के वायसराय हुआ करते थे विलियम बेंटिक, तो उस समय पे आपका ये चाय की खेती की शुरुआत मानी जाती है हिंदुस्तान में। हाँ, और जो चाय का मूल स्थान है ये चीन है दोस्तों। ठीक है, तो चीन है और हमने सारा पढ़ लिया दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ,
2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड में नैनीताल जिले का स्थान कौन सा है? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है जनगणना में आपका चौथा स्थान है नैनीताल का। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर हम लोग जाते हैं। चीन युद्ध 1962 हुआ था। भारत चीन युद्ध से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति तिब्बत से व्यापार करती थी? मतलब 1962 से आप लोग का ना दोस्तों भूटिया जनजाति चीन से व्यापार करती थी। ठीक है, तो 1962 के बाद यह बंद हो गया दोस्तों। तो कई बार कई मित्रों को 1962 याद नहीं होता है कि भारत के साथ हुआ था या पाकिस्तान के साथ हुआ था या फिर चीन के साथ। देखो दोस्तों, अंतिम के दो याद रखने हैं, दो। ठीक है, तो चीन में कितने वर्ण वो शब्द है दोस्तों? दो। ठीक है, ची और न। ठीक है, तो यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, तो 62 याद रखने हैं। जैसे 65 पाकिस्तान। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग जाएंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न होने वाला है। जनवरी 1921 में उत्तराखंड की जनता ने किस स्थान पर कुली बेगार न देने की शपथ ली थी? मतलब कुली बेगार आंदोलन कब हुआ था मुख्य तरीके से सबसे भयंकर उग्र? तो 13 और 14 जनवरी को बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर। ठीक है दोस्तों, बीडी पांडे के नेतृत्व में बागेश्वर में। ओके, अगले प्रश्न पर हम लोग जाते हैं। नदी जिस पर कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है, तो ये है आप लोग का दोस्तों राइट आंसर भागीरथी। ठीक है, कौन सी नदी? भागीरथी। और ये गुरुत्वाकर्षण डैम है। एक कैसा डैम है दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण डैम है, याद रखेंगे आप। हाँ, और इसके बाद अगले प्रश्न पर हम लोग जाते हैं। और अगर सवाल यह बनेगा कि भागीरथी कहाँ से निकलती है, तो गौमुख नामक ग्लेशियर से। ठीक है, उत्तरकाशी से। 10वां प्रश्न है सेशन का। उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया था। तो उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ ना ये हल्द्वानी में किया गया था और 1949 में। ओके दोस्तों, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम डेयरी संघ स्थापित कहाँ की जाती है? उत्तराखंड में, हल्द्वानी में। ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, हम क्योंकि डिटेल से पढ़ रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिए। थोड़ा सा इस फैमिली को बढ़ाना है। हाँ, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पास किया गया था? तो ये किया गया था आपका उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन 1950 में पास किया गया था। ऐसे प्रश्न भी बनते हैं, तो आपको वही जमींदारी उन्मूलन अगर आपको याद रखना है तो उत्तराखंड का 2021 याद रखेंगे। गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई थी? तो गढ़वाल मंडल की स्थापना 1969 में की जाती है। और वहीं आप लोगों को सवाल बनेगा कि आप लोगों के लिए कि कुमाऊं मंडल की स्थापना कब की जाती है? तो 1854 आप लोग करेंगे। हाँ, अच्छे से याद करिएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग जाते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं? तो बात हो रही है एसटी जनजाति की। ओके, अनुसूचित जनजाति, तो ये दो। हाँ, दो। कौन कौन से? एक तो आप लोगों को पता चल गया होगा चकराता, और एक आप लोगों का नानक मत्ता। ठीक है, नानक मत्ता। ठीक है, ये दो आपको याद रखने हैं। और यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ मैं आप लोगों को। टोटल उत्तराखंड विधानसभा में 70 सीट है। 70 में से ना 15 सीट टोटल दोस्तों आपका आरक्षित है। हाँ, आपके दो क्या हो गए? एसटी और दो क्या हो गए? एससी हो गए। ठीक है, मैं सॉरी 13 एससी हो गए और आपका दो क्या हो गया? एसटी। तो टोटल कितने हुए? 15 हुए। ओके, अगले प्रश्न पर हम लोग जाते हैं। उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन स्माइल, जिसे आप मुस्कान योजना से संबंधित मानते हैं या मुस्कान योजना से जानते हैं, ये किससे संबंधित है? तो खोए हुए बच्चों से संबंधित है और पुलिस द्वारा चलाया गया बच्चों से संबंधित है। ओके, अगला प्रश्न। मुद्रा राक्षस जिनका जून 2016 में निधन हुआ कि प्रसिद्ध है, मतलब मुद्रा राक्षस साल 2016 में इनका निधन हो गया था, वो किस में विधा रखते थे? मतलब वो क्या थे? ये एक हिंदी उपन्यासकार हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप कहेंगे सर मुद्रा राक्षस तो नाटक एक बुक थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पहले इस मुद्रा राक्षस की बात तो हो जाए। देखो देखो, इस मुद्रा राक्षस का जन्म हुआ था लखनऊ में। ठीक है, कहाँ हुआ था? लखनऊ। पहले सुन लीजिए। हाँ दोस्तों, लखनऊ। और ये मुद्रा राक्षस एक नाटककार है। ठीक है दोस्तों, कौन थे ये? नाटककार और एक पत्रकार भी हुए हैं। ओके, आपको यह बात याद रखना है पहले तो। अब बात हो जाए, विशाखा दत्त ने लिखा था दोस्तों एक संस्कृत में एक महान
कह सकते हो बुक जिसका नाम था मुद्रा राक्षस, ठीक है, मुद्रा राक्षस। ओके, अब मुद्रा राक्षस, ठीक है, इसको लिखा किसने था? विशाखा दत्त ने। किसने लिखा था दोस्तों? विशाखा दत्त ने। ओके, और अब बताता हूँ मैं आपको, यह मुद्रा राक्षस संस्कृत में लिखा गया है, ठीक है दोस्तों। और बता देता हूँ मैं, ये 4वीं सदी में लिखी गई थी। कौन सी सदी में? 4वीं सदी में। ओके, आखिर ये मुद्रा राक्षस हमें क्या जानकारी देता है दोस्तों? मौर्य वंश के बारे में अच्छे से जानकारी देती है, ठीक है, मौर्य वंश से संबंधित जानकारी हमें देती है, आप लोग याद रखेंगे। हाँ, तो हमने देख लिया ऊपर वाले प्रश्न पर क्लियर। ओके, अगले प्रश्न पर जाएंगे, और यह अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, देखिएगा। राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया गया था? तो जब उत्तराखंड में साल 2016 में ना राज्य की कहीं ना कहीं संवैधानिक तंत्र, संवैधानिक विफलता देखने को मिला था। राज्य की विधान जो सीएम हरीश रावत थे उस टाइम पर, संवैधानिक तंत्र विफल हो गया था। राज्य मतलब राज्य चलाने के उसमें हालत में नहीं थे, तो राष्ट्रपति शासन लग गया था। तो ये आर्टिकल 356, मतलब किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के अनुरूप लगता है, और ये उस राज्य के राज्यपाल सबसे पहले राष्ट्रपति को क्या करेगा? अनुमति करेगा, ठीक है, लगाने के लिए सिफारिश। ठीक, तो 356 के अनुरूप किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है। अब आखिर राष्ट्रपति शासन जो उत्तराखंड में लगा, ये कब से कब लगा था? तो 27 मार्च, आपको याद रखना है, 2016। तो 27 मार्च से लेकर के 12 मई तक वो लगा था। टोटल मेरे ख्याल से 46 दिन का लगा था, ठीक है। कितने दिन का? 46 दिन का, याद रखिएगा। ये सवाल ऐसे भी बना है और ऐसे भी बने हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पर जाते हैं, और ब्रेड, जिसे आप डबल रोटी नाम से भी जानते हैं, प्रयुक्त होने वाले हानिकारक रसायन का नाम बताइए। तो पोटेशियम ब्रोमाइड हो जाएगा। अगले प्रश्न पर जाते हैं। उत्तराखंड का प्रथम नृजातीय समूह किसे माना जाता है? तो ये आपका कोल को माना जाता है, ठीक है। वैसे पहली जो आदि जाति मानी जाती है, तो ये कोल को ही मानी जाती है उत्तराखंड की। हाँ, अगला प्रश्न, पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पंवार शासकों की प्रथम राजधानी चांदपुरगढ़ चमोली में थी। ओके, और एक चीज़ और बता देता हूं दोस्तों, श्रीनगर, कई बार सवाल पूछता है कि अजय पाल ने श्रीनगर को राजधानी कब बनाया? 100 से 17, तो 1517 में बनाया था, ठीक है। और देवलगढ़ को 1512 में अजय पाल ने बनाया था। और अजय पाल को दोस्तों पंवार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जबकि पंवार वंश का संस्थापक कौन था? कनकपाल, 888, आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर जाते हैं, और सवाल ये भी तो बन सकता है, अजयपाल राजा कब बना? तो 1490 में, आप याद रखेंगे। और कितने नंबर का राजा था? 37वां। अगले पर जाते हैं दोस्तों। गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, विश्वधर चंदोला जी थे। और यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ मैं आप लोगों को, कि गढ़वाली समाचार पत्र कब प्रकाशित की जाती है? तो 1905 में, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, गढ़वाल सभा के ही वहाँ से निकले हुए कुछ बुद्धिजीवों ने ही गढ़वाली समाचार पत्र निकाला था। अब यहाँ एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, कि जो यहाँ पर ये तो आप लोगों ललिता प्रसाद नेथा नहीं जानते हो, कहीं कहीं महाधिवक्ता बताते हैं, पहला उत्तराखंड के ये भी पत्रकार थे दोस्तों, एक लेखक थे। और मुकुंदी लाल, जिन्होंने गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक लिखी है, ठीक है। कौन सी पुस्तक लिखी है? गढ़वाल पेंटिंग्स, ठीक है। और अगर सवाल यह पूछाएगा कि श्रीदेव सुमन कौन थे? भाई श्रीदेव सुमन को आप भली भांति जानते हो, मैंने कई बार चर्चा कर दिया दोस्तों इस पर, तो ठीक है, अब मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा। इससे पहले के वीडियो देखिए, जिन भी मेरे मित्रों ने नहीं देखा है, क्योंकि मैंने हर वीडियो के इतने डिटेल डिस्क्रिप्शन खोल रखे है ना, कि आप इतने नॉलेजेबल बन जाएंगे, क्या बताऊं दोस्तों। वैसे भी हो हाँ आप लोग। अगले प्रश्न पर, कौन सा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेशावर कांड का नायक कहलाता है? तो दोस्तों सबसे पहले याद रखिएगा, पेशावर पंजाब प्रांत, ठीक है, पाकिस्तान। उन दिनों तो हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही था ना। तो देखिए, अफगान सैनिकों पर निहत्थे पर आपका दोस्तों वीर चंद सिंह गढ़वाली ने क्या नहीं चलाया था? गोलियां नहीं चलाई थी। और ये घटना होती है, पेशावर कांड की घटना कब होती है दोस्तों? बताइए। 23 अप्रैल, कब लिखूं? 1930। शाबाश, आप लोगों को याद है ना। और पेशावर कांड के नायक कौन थे? वीर चंद सिंह गढ़वाली। अब सवाल यह पूछा जाएगा कि बताइए वीर चंद सिंह गढ़वाली का जन्म कहाँ हुआ था?
तो आप लोग जानते ही हो थलीसैन, ठीक है। कौन सा सैन? थलीसैन। और सवाल यह पूछा है कि थलीसैन कहाँ है, तो आप लोग करेंगे पौड़ी गढ़वाल। और आप लोगों से हो सकता है कि लोक सेवा आयोग कभी जन्म तिथि तो नहीं पूछता है, बट क्या पता 25 दिसंबर 1891 करेंगे आप लोग। ओके दोस्तों। और हाँ, इनकी आपको याद रखना है, मृत्यु अवश्य आपको याद रखना है, 1 अक्टूबर 1979 को आपको याद रखना है इनकी मृत्यु, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर इतना ही इम्पोर्टेंट फैक्ट लगा मेरे को, ठीक है। फिर हम चर्चा करते रहेंगे आगे। हाँ, निम्नलिखित में से किस वर्ष में टिहरी रियासत का स्वतंत्र भारत में या फिर स्वतंत्र भारत में विलय हुआ था? तो आप लोगों को पता है कि मानवेंद्र शाह ने 1949 को विलय पत्र में क्या किया था? साइन किया था। ओके। और टिहरी को उत्तर प्रदेश का कितनेवां जिला बनाया गया था? 50वें नंबर का जिला बनाया गया, संयुक्त प्रांत। ओके। अगले प्रश्न पर हम लोग जाते हैं दोस्तों, और अगला प्रश्न है हमारा नालंदा विश्वविद्यालय पर जाते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसको यूनेस्को द्वारा जुलाई 2016 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? नालंदा विश्वविद्यालय का पुरा स्थल, ठीक है, 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अब सवाल यह पूछा जाएगा कि बताइए नालंदा विश्वविद्यालय भारत के कहाँ है? तो आपको याद रखना है नालंदा जिले में और बिहार में है, ठीक है, आप याद रखेंगे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 450 ईसा में, ठीक है, ईसा में। अच्छा, अब इसे किसने बनाया था नालंदा विश्वविद्यालय को? तो कुमार गुप्त ने, ठीक है दोस्तों, गुप्त वंश का राजा कुमार गुप्त ने, ठीक है। बड़ा ही मूर्धन्य, अगर आप नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में देखोगे ना दोस्तों, पढ़ोगे तो बहुत मजा आ जाएगा, ठीक है। उन दिनों का एक विश्वविख्यात हुआ करता था दोस्तों, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, थोड़ा स्पीड तो नहीं हो रहा है, तो अब मैनेज कर लीजिएगा। हाँ दोस्तों, अब आपको स्पीड में ही पढ़ना है, समय कम है, तो अधिक से अधिक क्या करिए दोस्तों, रिवीजन करिए। हाँ, और यूनिक प्रश्नों को ही ज़्यादा तवज्जो दीजिए, कि आप इतने हार्ड मत पढ़िए। और ये नहीं कि 12 तारीख को आप लोगों का पेपर है कि एडवांस में पढ़ते हैं, नहीं। आप लोगों के पास जो संसाधन पहले से हैं उन्हीं संसाधनों पर आपको बने रहना है, और कोई भी नया काम मत करिए अभी, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा पॉलिटिकल और भूगोल पर ज़्यादा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। मैं कल और परसों 1 हफ्ते के अंतर्गत मैं आपको पॉलिटिकल और भूगोल का इम्पोर्टेंट प्रश्न की सीरीज ले करके आ रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, कोशिश करूँगा मैं। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का कौन सा स्थान? मैंने कल भी बताया, आज भी बता रहा हूँ, रोज बताऊंगा। जनसंख्या आप किसी भी हालत में उत्तराखंड का अच्छे से पढ़िएगा। तो ये है आप लोगों का 20वां स्थान, ठीक है। एजुकेशन में 70वां, लिंगानुपात में 13वां, जनघनत्व में 25वां, पुरुष में 70वां, महिलाओं में 20वां, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर जाते हैं। राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 का आधार क्या बनाया गया था? तो ये बनाया गया था भाषा के आधार पर, और सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था। अब सवाल यह बनेगा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम आयोग कब गठित की गई थी सबसे पहले? तो आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना दोस्तों 22 दिसंबर 1953 में आयोग बनाया जाता है। और आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? 30 दिसंबर 1955 को। आप लोगों ने दिया भी होगा एग्जाम, जब पटवारी यही सवाल आया था। लेकिन अधिनियम बन करके कब आया दोस्तों? 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लागू होता है। अब सवाल यह बनेगा, बताइए राज्य पुनर्गठन अधिनियम में कितने सदस्य थे और किसकी अध्यक्षता में? तो न्यायमूर्ति फजल अली, ठीक है दोस्तों, फजल अली के नेतृत्व में 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। एक का नाम हो गया न्यायमूर्ति फजल अली, और एक का नाम हो गया हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, ओके। और एक का नाम के.एम. पर्णिकर, क्या दोस्तों? के.एम. पर्णिकर, आप लोग याद रखेंगे, ओके। अगले प्रश्न पर जाएंगे दोस्तों, और अगला प्रश्न है टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था? तो टिहरी रियासत का प्रथम राजा कह रहा है, मैंने कई बार आप लोगों को बताया इस क्वेश्चन का आंसर, सूरदर्शन शाह। 1815 में दोस्तों टिहरी राज की नींव रखी जाती है, तभी सूरदर्शन शाह यहाँ का राजा बनता है। अगला प्रश्न है कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना किस वर्ष? तो मैंने कल भी आपको यह प्रश्न बताया था,
1973 में इनके साथ में गढ़वाल यूनिवर्सिटी भी डेवलप की जाती है और गढ़वाल यूनिवर्सिटी को एचएनबी का दर्जा आपको 1989 में दिया गया था, कल मैंने आपको बताया था। फिर आपका 15 जनवरी 2009 को गढ़वाल को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाता है केंद्रीय। ठीक है, अगले पृष्ठ पर हम लोग जाते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है।